है रिस्क मैनेजमेंट टू ऑटो ओनर्स यानी मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस के लिए रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले दो बातें आती हैं कि इसके दो तरह के टाइप्स होते हैं मोटर इंश्योरेंस के, मतलब इसकी लाइबिलिटी के अंदर दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक होती है लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी, एक होती है पैकेज पॉलिसी। ठीक है, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी का मतलब हम सिर्फ थर्ड पर्सन के लिए लाइबल हैं। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जो भी लॉस होगा थर्ड पार्टी को आपकी वजह से, आपके व्हीकल की वजह से, वही हम आपको बियर करने के लिए कहेंगे, यानी उसके ही हम पैसे देंगे। आपको कोई भी लॉस हो हमें उसका कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपको आपके लॉस का भी लेना है और थर्ड पार्टी के लॉस का भी लेना है, जो आपके व्हीकल से हुआ है लॉस, यानी सॉरी जो आपके व्हीकल के कारण की वजह से हुआ है, उसके लिए आपको पैकेज पॉलिसी चाहिए। मतलब सिंपल बताता हूँ कि अगर आपने लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी ली है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी से अगर किसी को नुकसान हुआ तो जितना नुकसान थर्ड पार्टी का हुआ आपको सिर्फ उसका लॉस मिलेगा, मतलब उसका कंपेंसेशन मिलेगा। अदरवाइज आपको आपके लॉस का नहीं मिलेगा, यानी आपको भी चोटें आई हैं, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप आपका अपना भी लॉस चाहते हो कि मुझे आपका लॉस, अपने लॉस का क्लेम मिले और उसके साथ साथ थर्ड पार्टी का भी मिले, तो आपको पैकेज पॉलिसी लेनी पड़ेगी। जिसका मतलब ये है कि भाई आपको क्या करना है, आपको अगर किसी गाड़ी, मतलब आपकी गाड़ी की वजह से किसी को लॉस हुआ, यानी आपको भी हुआ, आपको थर्ड पर्सन को भी हुआ है, तो आपको उसका भी क्लेम मिल जाएगा और थर्ड पार्टी को जो लॉस हुआ है उसका भी क्लेम देने को मिल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें कुछ प्रोविजंस कवर होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है लॉस ऑफ डैमेज टू व्हीकल इंश्योर्ड। अगर आपका व्हीकल किसी फायर, रॉट, अर्थक्वेक की वजह से हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा। इसके बहुत सारे और रीजंस हैं। दूसरा, इसमें रिपेयर का आपको क्या क्लेम मिलेगा, कहते हैं रिपेयर ऑफ द व्हीकल इंश्योर्ड टू कंपनसेट द ओनर अगेंस्ट डैमेज। रिपेयर्स के बेसिस पे भी आपको क्लेम मिल सकता है, और वो क्लेम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। मेनली अगर आपका व्हीकल थ्री व्हील्ड व्हीकल है तो आपको 750 का मतलब 750 से ज़्यादा रिपेयर के चार्जेस, मतलब ध्यान से सुनो एक चीज़, कंपनी विल नॉट बी अ रीजनेबल कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू बी इंश्योर्ड बट नॉट एक्सीडिंग। अब ध्यान से समझो इस चीज़ का मतलब, अगर आपके रिपेयर के चार्जेस 750 से ज़्यादा हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 750 ही देगी थ्री व्हील्ड व्हीकल का रिपेयर के चार्जेस। अगर टैक्सेस की बात करते हैं, टैक्सेस मतलब क्या है, जो आपकी वो टैक्सेस वगैरह चलती है ना रोड पे, उसकी बात करी जा रही है। अगर आपके पास टैक्सी है, उससे अगर कोई लॉस होता है, रिपेयर आप करवाते हो, अगर वो रिपेयर 1500 की है तो 1500 का इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा। उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम नहीं देंगे, यानी 1500 तक की रिपेयर आपको मिल जाएगी हमसे। उसके बाद है अदर कमर्शियल व्हीकल में हम 2500 के व्हीकल की मदद, मतलब रिपेयर की मदद आपको दे सकते हैं एज एन क्लेम। उसके बाद आती है मदद, आप थर्ड पॉइंट आता है इंश्योर डिक्लेयर्ड सम। अब इंश्योर डिक्लेयर्ड सम यानी आईडीवी क्या है, आईडीवी का मतलब है, अगर हम आपके अपने डैमेज की बात करते हैं, यानी हम लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी की बात करते हैं, तो वहाँ पे आईडीवी यानी एक आईडीवी क्या होती है, दैट इज अ वैल्यू अराइव्ड एट द बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर प्रेजेंट वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द एज ऑफ व्हीकल। यानी एक व्हीकल की आज की वैल्यू, यानी एक मैन्युफैक्चरर के बेस पे उसकी आज की वैल्यू क्या निकल रही है और उसकी डेप्रिसिएशन क्या बनेगी उसकी एज को कंसीडर करते टाइम, वो हमारे पास क्या बनती है वैल्यू, दैट इज आईडीवी। अब वो आईडीवी अगर लाइबिलिटी ओनली वाले पॉलिसी की बात कर रहे हो तो वो सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए है, मतलब सिर्फ थर्ड पार्टी को जो मतलब सॉरी लाइबिलिटी ओनली पैकेज के लिए नहीं, अगर आप बात कर रहे हो पैकेज पॉलिसी की, सॉरी फॉर दैट, लाइबिलिटी ओनली पॉलिसी की नहीं, पैकेज पॉलिसी की अगर बात कर रहे हो तो आईडीवी की बात करी जाए तो वहां पे थर्ड प्लस आपको जो लॉस हुआ है आपके व्हीकल से वो मिल जाएगा। वो जो डिपेंड करेगा वो आईडीवी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ओनली थर्ड पार्टी को, ठीक है, जो फॉर ऑन डैमेज का मतलब क्या है, आपको और थर्ड पार्टी दोनों को, ठीक है, वो आईडीवी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी के अकेले की, तब आपको डिपेंड करता है कुछ केसेस में, जैसे कि अगर कोई भी इंजरी हो जाती है थर्ड पर्सन को तो वहाँ पे तो अनलिमिटेड है, यानी कितना भी लॉस होगा आपको क्लेम में मिल जाएगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी डैमेज होती है, यानी उसकी कोई चीज़ डैमेज होती है, तो वहाँ पे 6000 तक का सम आपको क्या मिल जाएगा एज एन क्लेम, उस पार्टी को, थर्ड पार्टी को देने के लिए मिल जाएगा, अगर आपके व्हीकल से थर्ड पार्टी का कोई लॉस हुआ है। ठीक है, अब आती है बात कि इसमें कुछ डेप्रिसिएशन रेट्स दिए हुए हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। डेप्रिसिएशन रेट्स ऑब्वियसली कुछ भी नहीं है, आप एक बार देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा ज़्यादा।
अब बात करते हैं प्रीमियम डिटर्मिनेशन की। प्रीमियम डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, तो सर सीधी सी बात बता देता हूँ, मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा इस चीज़ के ऊपर। प्रीमियम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही बात है, मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम भी जब आप बात करते हो तो आपको कहा जाता है कि प्रीमियम की जो अमाउंट है वो डिफरेंट कंपनी अपने अपने हिसाब से लेती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो प्राइसिंग और पॉलिसी प्रोडक्ट है वो डिफरेंट कंपनी अपने अपने फैक्टर्स को देख कर डिसाइड करती हैं, उसमें कोई सिमिलर प्राइस नहीं होता। तो बात उतनी सी आ जाती है कि पॉलिसी जनरली 1 ईयर की होती है, उसी के बेसिस पे हमें रीन्यू कराना पड़ता है। लेकिन अब रीन्यू के बेसिस पे उन्होंने कुछ प्रोविज़न बताए कि अगर हम रीन्यू नहीं करवाते एट अ टाइम जो हमारा दिया गया है, तो हमें 90 डेज़ में उसे रीन्यू कराना है। लेकिन अगर हम वो 90 डेज़ में भी इंस्पेक्शन चार्जेस देकर भी रीन्यू नहीं करवाते, यानी 90 डेज़ का टाइम भी निकल जाता है, तो हमें नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। अब सर ये नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस का मतलब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन अब कुछ भी नहीं की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी कम कर दी गई है, यानी अगर आप 90 डेज़ में भी नहीं करवाते तो नो क्लेम बोनस का मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 20% मिलेगा। लेकिन अब से इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो इसको बढ़ा के 50% तक आपको मिनिमम करेगी। यानी उसका जो पहले नो क्लेम बोनस था, यानी कुछ भी ना देने का सिस्टम, वो अब थोड़ा सा एक्साइट करने के लिए कस्टमर को ये कहा जाता है कि भाई अब आपको 20% मिल जाएगा। कभी कभार ये भी कह दिया जाता है कि हम इसको इंक्रीज करके 50% करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्लेम सेटलमेंट ये मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर दिया है, बस उसमें और इसमें बिल्कुल सेम है, इसमें आपको कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने उसका किया है वैसे इसमें होने वाला है, प्रोसीजर कोई चेंज नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट अगेंस्ट द ऑटो ओनर्स, दैट इज मोटर इंश्योरेंस। ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस की। कि ऑफ कोर्स अगर मैं बात करूँ इसमें वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस में और रिस्क मैनेजमेंट इसके साथ कैसे करते हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी वैसे वीडियो आपको बना के दी हुई है, लेकिन फिर भी एट अ लास्ट मोमेंट पे मैं आपको जस्ट इन शॉर्ट ओवरव्यू बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि इसमें कौन कौन से मेन प्रोविजंस है। और मैंने शॉर्ट वे में इसे अब प्रिपेयर करा है। तो क्या है इसमें कवरेज, आप सबको ही पता है क्या होगा कि ऑफ कोर्स इसमें वही चीज़ें हैं कि अगर एक्सीडेंटली एम्प्लॉयर की ड्यूटी की वजह से, मतलब एम्प्लॉयर ने जो मतलब सपोज़ करो उसको एम्प्लॉय को जो काम दिया था और वो काम में एम्प्लॉय को कुछ नुकसान हो गया, या फिर एम्प्लॉय एक्सीडेंटली इंजर्ड हो गया, या एम्प्लॉय की डेथ भी ही हो सकती है इस केस में, तो वहाँ पे उसकी जो लाइबिलिटी क्या बनती है वो इसमें कवर हो जाएगी। यानी एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंजरी ऑफ द इंजरी टू द एम्प्लॉय और डेथ टू द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। ठीक है जी। तो सेकेंडली इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, तो वो इम्पॉर्टेंटली ये है कि इसकी जो डेफिनेशन है वो फुलफ़िल होनी चाहिए, या मेन मतलब इसमें ये है कि इसका ये मतलब इसमें मेनली ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉई है वो वही होगा जो वर्कमैन कंपनसेशन की एम्प्लॉय डेफिनेशन में गिवन होगा। अब ये एम्प्लॉय कौन हो सकता है, ऑफ कोर्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अंडर वर्कमैन कंपनसेशन बनेगा। तो अब वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व भी हो सकता है। देखिए ज़्यादातर ना क्या होता है, कंपनी हर बार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखती है अपने पास। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी पता होता है कि जब भी एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है उनकी वजह से हो सकता है कि वो एक ऐसे काम में लगा हो जिसमें ज़्यादा इंजरीनेस होने के चांस हो, या फिर किसी वजह से उसकी डेथ होने के भी चांस हो सकते हैं। तो ऐसे मुश्किल काम करने तो पड़ते ही हैं, लेकिन अगर ऐसे केस में कुछ हो जाए तो एम्प्लॉयर कहता है कि हम तो उसे ड्यूटी ही दे रहे थे, लेकिन इन शॉर्ट अगर कुछ हो जाता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को बचाव के लिए क्या दिया जाता है, ऑफ कोर्स एक इंश्योरेंस दिया जाता है। तो वो इंश्योरेंस वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस में डाल दिया जाता है। अब इसमें मेनली फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर दिया जाता है किसको, एम्प्लॉयर को, कि ये कहकर कि चलो कोई बात नहीं, अगर आपकी वजह से आपने जो काम दिया था उस वजह से उसको कोई नुकसान हुआ है, यानी आपकी वजह से नहीं हुआ, आपके दिए हुए काम की वजह से हुआ है, लेकिन लाइबिलिटी आपकी ही बनती है, तो वो लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, कुछ इंश्योरेंस ले लेता है जो इसमें कवर हो जाता है। अब इसमें मेनली क्या कवर हो जाता है, वैसे इसकी अगर नीड करनी है या इसमें क्या क्या कवर होता है वो एक शॉर्ट फॉर्म में आपके सामने आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। इंश्योरेबल अमाउंट क्या हो सकती है, इंश्योरेबल अमाउंट वही होगी जो एज अ स्टैट्यूटरी प्रोविज़न कैलकुलेट की जाएगी किसके, वर्कमैन कंपनसेशन के बेसिस पे। अब ये क्या मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम वही होगी जो एक इंजरी बेस्ड एम्प्लॉय की हो सकती है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब है वर्क करते टाइम पे जो पर्सन इंजर्ड हो जाता है। अब
प्रीमियम या फिर इंश्योरेबल अमाउंट ज़्यादातर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि आपका काम कैसा है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जिसमें पता है कि जैसे अब मैं ये कह दूं कि कोई केमिकल फैक्ट्री में लगा है वर्कर और केमिकल फैक्ट्री में केमिकल के साथ काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसकी जान को खतरा है, वहाँ पे उसको कोई ज़्यादा रिस्क हो सकता है, उसकी बॉडी को इंजरी हो सकती है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो आपका इंश्योरेबल अमाउंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेथ हो या फिर रिस्क के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे इंश्योरेबल अमाउंट इज़ मोर देन एनीथिंग एल्स। बट इन अदर केसेस जहाँ पे पता है कि वर्कमैन अकेला काम ही कर रहा है, छोटा सा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए मत पता है कि उसका जो रिस्क है वो कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है, मतलब है ज़रूर। जब होता है रिस्क, जब हमें पता है कि यार रिस्क तो है, तब हम इस चीज़ को कर लेते हैं, तो वहाँ पे इंश्योरेबल अमाउंट होती तो है जैसे, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। यानी इंश्योरेबल अमाउंट यू कैन से दैट कि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपका एम्प्लॉयमेंट किस जगह पर है, कहाँ पे आप काम कर रहे हो, कहाँ पे आप रहते हो, ये सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, थर्ड वन आ जाता है प्रीमियम कैलकुलेशन के बेसिस पे भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीमियम की जो कैलकुलेशन है वो भी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होनी चाहिए कि आपका काम कैसा है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, आपको कितने वेजेस ऑलरेडी दिए जाते हैं, मतलब आपके एक एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है इसके अंदर कि आपको किस काम में वो ले रहा है। अदरवाइज़ अगर एम्प्लॉयर की गलती है कहीं पे कि उसको ही नहीं पता कि किस काम में आपको किस बेस में लेकर जाना है, तो वहाँ पे उसकी भी गलती मानी जा सकती है। वहाँ पे उसको भी देखना ज़रूरी होता है। क्लेम हिस्ट्री का भी मतलब आपका क्या है कि आपने ऑलरेडी कितने क्लेम लिए हैं इस काम को करते हुए। उससे क्या पता चलता है कि भाई आपकी हिस्ट्री रिकॉर्ड कैसा है इस काम में करते हुए। अगर आप बार बार क्लेम लेते हो, इसका मतलब आपका हिस्ट्री रिकॉर्ड इस काम में अच्छा नहीं है, आपको ज़्यादातर लॉस होते रहते हैं, जिससे एम्प्लॉयर कहेगा कि भाई मुझे सेफ्टी चाहिए, इसलिए मैं ये काम आपको नहीं दूंगा। ये इससे भी आपको कह सकते हो कि आपको बचाव दिया जा सकता है। अदरवाइज़ इसका यूज़ इसलिए भी किया जा सकता है अगर क्लेम हिस्ट्री बढ़िया है, आप ये कह सकते हो कि क्लेम हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, या फिर आप बहुत देर बाद बहुत मुश्किल से ही कब ऐसा हुआ है कि आपको लॉस के ऊपर क्लेम मिला है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उस बेसिस के ऊपर प्रीमियम की कैलकुलेशन कर सकते हो ईजिली। यानी प्रीमियम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर का, इस केस में ऑब्वियसली जो वो एम्प्लॉय को काम दे रहा है, जिस काम में वो लगा रहा है, जितने वेजेस उसको मिल रहे हैं, या फिर जितनी उसकी क्लेम हिस्ट्री है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। और साथ ही साथ आपको रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ेगा, कितना ज़्यादा है कितना कम है ये भी। और नंबर ऑफ़ क्लेम्स के बेसिस पे ही आपको ये काम दिया जाएगा, यानी नंबर ऑफ़ क्लेम्स आपको दिए जा सकते हैं अगर आप नंबर ऑफ़ जॉब्स के ऊपर लगे हुए हो तो। देन इज़ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। इसका ये भी देखो, अब मेन आता है इसमें प्रोविजंस ने। तो प्रोविजंस की बात आती है कि इसमें कौन कौन मेन पॉइंट्स कवर कर रहा है, मतलब क्या क्या मेन पॉइंट्स कवर हो सकते हैं। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, जैसे कि एम्प्लॉयर को ज़रूरी होता है कि वो टाइमली बेसिस पे अपने एम्प्लॉय की जो रिटर्न है इस वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, वो मतलब रिटर्न जो है प्रिपेयर करके एक तरीके से फाइल करें, यानी इन एज पर द रेगुलेशन। मतलब एम्प्लॉयर की अपनी रिटर्न भी जानी चाहिए, एम्प्लॉय की भी जानी चाहिए, यानी इस काम के रिगार्डिंग और इस इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट रिटर्न है वो आपने एज पर द रेगुलेशन जो IRDAI ने कही है, DAI ने कही है, वो आपको प्रॉपरली टाइमली देनी पड़ेगी। यानी जो भी रिटर्न है वो किसके ऊपर होनी चाहिए कि आपके साथ कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आप उसको कितने वेजेस दे रहे हो, आपने कितनी इंश्योरेबल अमाउंट उनके लिए रखी हुई है, और अदर कोई रेलिवेंट डिटेल है वो भी आपको बतानी पड़ेगी। तो कुल मिला के आपको ये सारी डिटेल से भरपूर एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इस केस के अंदर कि अगर कहीं पे कुछ हो गया तो मुझे पता है कि मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉयर उस केस में सही माना जाएगा, यानी उसको कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी या कोई भी लीगल लाइबिलिटी क्लेम्स ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे। ये उसके लिए एक बेनिफिशियल काम होता है अगर वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न करता है तो। उसके बाद आप पॉलिसी टर्म की बात कर सकते हो कि ज़्यादातर पॉलिसी टर्म क्या होना चाहिए, मल्टी ईयर्स के ऊपर हो सकता है, यानी ऑल दो 1 ईयर होता है लेकिन मल्टीपल ईयर्स भी आप दे सकते हो। ज़्यादातर एम्प्लॉयर कोशिश करते हैं कि वो 1 ईयर ही दें, क्योंकि 1 ईयर के बेसिस पे उनको पता चल जाता है कि उस एम्प्लॉय का कैसा काम चल रहा है, उसके बेसिस पे वो मल्टी ईयर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इस पॉलिसी का टाइम पीरियड होता है वो 1 ईयर के लिए ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन एक्सपेंसेस।
इस पॉलिसी को करते टाइम या इस इंश्योरेंस के टाइम पे हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस कितने लगे एम्प्लॉयर के बेसिस पे। यानी एम्प्लॉयर जो है जब वो एम्प्लॉय को एक सही सिचुएशन में लेकर आना चाहता है, क्योंकि देखिए कई बार लॉस हो जाता है, कई बार कुछ होता है काम में के अंदर, तो एम्प्लॉय को एक बेटर कंडीशन में फिर से लेकर आना पड़ता है। यानी उसको वर्किंग स्टेज पे फिर से लेकर आना पड़ता है, उसे सही काम में लगाना पड़ता है, तो उसके लिए कुछ खर्चे लगते हैं, तो उसे हम रिहेबिलिटेशन एक्सपेंसेस के नाम से जान सकते हैं। यानी एक पर्टिकुलर सही सिचुएशन में उसको लेकर जाना। तो वर्किंग सिचुएशन में और वर्कफोर्स में दोबारा लगाना उस इंजर्ड एम्प्लॉय को, उस इंजरी को दूर करके उसको दोबारा उस काम में लगाने के लिए और उसकी इंजरी को सही करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो भी बीच में कंसीडर किए जाते हैं अगर आप वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस की बात करते हो तो। ठीक है जी, उसको भी कंसीडर करके क्लेम सेटलमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है लीगल डिफेंस कॉस्ट। लीगल डिफेंस कॉस्ट का मतलब अब कोई भी आप ले लो कि अगर एम्प्लॉयर के काम की वजह से एम्प्लॉय को कोई नुकसान हुआ तो वहाँ पे लीगल होगा ही होगा काम। ऐसा क्यों? देखिए मतलब लीगल लाइबिलिटी चलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कोर्ट वहाँ पे बैठी है, वो कहेगी भाई हमें क्या पता कि एम्प्लॉयर ने जानबूझ के किया है कि नहीं किया, वो पहले फिर चेक करेगी और उस चेकिंग के प्रोसेस में भी आपको लीगली डिफेंस करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती हैं, उसको भी आपको बीच में कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपके वर्क रिलेटेड कोई इंजरी और डेथ होती है तो वहाँ पे लीगल डिफेंसिंग कॉस्ट आपको लेनी पड़ेगी एज एन एम्प्लॉयर कि भाई ये कुछ जो काम भी हुआ है वो मेरी गलती से नहीं, मेरे काम की उसकी गलती की वजह से या उसकी इनसिक्योरिटी की वजह से या मेरे काम में जो एक ऐसा हुआ था ये वो चीज़ है। मतलब इंटेंशन नहीं अपनी होनी चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है। मतलब एक गलत इंटेंशन से कुछ नहीं आना चाहिए ये। लेकिन अगर लीगल लाइबिलिटी चलती है तो वहाँ पे डिफेंसिंग कॉस्ट ज़रूर लग जाती है, जिसकी वजह से आपको सेफली काम ये करना पड़ेगा। ठीक है। देयर आफ्टर एक्सक्लूजन्स में सर क्या क्या आ जाता है? देखिए एक्सक्लूजन्स में अगर हम बात करें तो लिस्ट ऑफ कुछ आपके केसेस आ जाते हैं, जैसे कि सेल्फ इंजरी। देखिए अगर जानबूझ के एम्प्लॉय ने कुछ करा है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला। दूसरा, इंजरी अंडर द इन्फ्लुएंस, अगर उसने अपनी गलती से कुछ किया है। अब इन्फ्लुएंस का मतलब होता है अगर उसने कोई अल्कोहल ली है या ड्रग्स वगैरह ली है तो उसको लेने के बाद उसका कोई नुकसान हुआ है उस काम को करते टाइम, तो भी वो जो लॉस हुआ है वो एम्प्लॉय अपने आप बियर करेगा, उसमें एम्प्लॉयर का कोई भी रोल नहीं है, उसको कोई क्लेम नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है विलफुल मिसकंडक्ट, मतलब उसने अगर विलफुली मतलब अगर कोई सेफ्टी रखनी चाहिए थी उसने उसका ध्यान नहीं रखा, ठीक है, उसने जानबूझ के वो रिस्क लिया या उसने जो सेफ्टी चाहिए थी वो पूरी नहीं बरती, तो वहाँ पे भी वो काम एम्प्लॉयर के बेसिस पे नहीं आएगा, वो एम्प्लॉय को खुद ही उस लॉस के लिए भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आता है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस का मतलब क्या आता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस थी, यानी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी उस इंजरी के लिए मानने वाली, यानी अगर मैंने किसी काम पे लगाया, मैंने कहा ये काम करना नहीं है, लेकिन आपने फिर भी वो काम किया, या फिर एम्प्लॉयमेंट पीरियड आपका जो था वो, इन शॉर्ट एक तो वो हो गया, वो कंडीशन आप ऊपर लिख सकते हो, लेकिन इसमें मेनली आपको ये मेंशन करना है कि मैंने जो काम कहा था वो तो नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड है उसमें वो काम होना चाहिए। मतलब अगर आपने कोई गलत काम किया वो तो आपका एक तरीके से विलफुल हो गया, लेकिन अगर आपने कोई काम किया जो करना चाहिए था और वो एम्प्लॉयमेंट पीरियड में नहीं किया तो भी नहीं आएगा बीच में। मतलब समझ आना कि आपने एम्प्लॉयमेंट पीरियड में कोई आपकी लॉस होता है तो बात अलग है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट पीरियड के बगैर आपने वो काम किया, यानी जो आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड था लेटर से कि 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, लेकिन आपको लॉस हुआ सुबह 9 बजे, आप जल्दी चले गए और आपने काम करने शुरू कर दिया और 9 बजे आपको क्या हो गया, वहाँ से कोई रिस्क हो गया, आपका लॉस बढ़ गया, यानी आपकी इंजरी हो गई आपको, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर कहेगा कि भाई मेरा कोई इसमें नुकसान नहीं है, मैंने तो कहा था 10 बजे शुरू करना है, आपने 9 बजे कर लिया, एक एम्प्लॉयमेंट पीरियड से कम है, इसलिए मैं इसमें क्लेम नहीं दूंगा, तो वो भी इसमें नहीं होगा।